Good morning, my dear students. Welcome to your maths class. So students, in previous class we have completed the exercise 4.8 from your maths textbook, and today we are going to solve the new exercise, that is exercise 4.9. So from this exercise 4.9 I am going to solve question number 1, 3, 6 and 9 in the classwork, and remaining questions, which are question number 2, 4, 5, 7 and 8, these all unsolved questions you have to solve on your own in your homework. तो बाकी बचे जितने भी क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपने होमवर्क में सॉल्व करने अपने मन से. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1. So basically this exercise is based on the word problems. So here जो जितने भी questions है इस exercise के अंदर वो सारे क्या है, word problem. So while solving any word problem, first of all we have to read that question carefully. We have to understand the question, then we have to write down the data given in the words, then we can start solving our question, and finally whatever will be the answer, that answer also we have to write in the words. ओके जब भी हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं या वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमने क्या करना होता है, पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे. क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो जो डाटा दिया है उसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ओके सेंटेंसेस में लिखेंगे. फिर क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे और पता करेंगे कि हमारा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, और फिर वैसे वैसे स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे. और फाइनली जैसे हमें आंसर मिलता है तो हम आंसर को क्या करेंगे, वर्ड्स में भी लिखेंगे, सेंटेंसेस में भी लिखना है हमने हमारे फाइनल आंसर को. तो इस तरीके से हम हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. कुछ बच्चों को मैंने देखा है एग्ज़ाम में क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं, बट उसका कोई डाटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं. डायरेक्टली आप जो नंबर्स दिए उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो लिख के छोड़ देते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपके मार्क्स कटते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे नहीं करना है, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे नहीं सॉल्व करना है. पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम का जो डाटा दिया है उसको सेंटेंसेस में लिखना है, फिर सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको भी हमने वर्ड्स में लिखना है. तो ये जो सारे स्टेप्स मैं जब सॉल्व करते समय लिखती हूँ तो वैसे ही आपने सॉल्व करना है, तो ही आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके So question number 1. A packet contains 144 balloons. Find the number of balloons in such 26 packets. Write the number sentence. So here what they have given us कि in a packet there are 144 balloons. एक पैकेट है जिसके अंदर कितने बलून्स आते हैं, 144 बलून्स आते हैं. Now ऐसे कितने पैकेट्स हैं हमारे पास, now we have 26 such packets. Now we have to find out how many balloons will be there in 26 such packets. मतलब एक पैकेट में 144 बलून्स आते हैं. अब हमारे पास पैकेट्स है 26, तो हमें पता करना है कि 26 पैकेट्स में कितने बलून्स आएंगे. ओके तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली क्या पूछा है, राइट द नंबर सेंटेंस. मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा दैट आंसर वी हैव टू राइट इन द सेंटेंस. मतलब वर्ड में भी हमने आंसर को लिखना है, सिर्फ नंबर में लिख के छोड़ना नहीं है, वर्ड्स में भी लिखना है. ठीक है. सो पहले तो आपको पता ही होगा, जब हम किसी एक चीज़ के बारे में पता है, मतलब नंबर ऑफ बलून्स इन वन पैकेट वी नो, है ना, वी नो द क्वांटिटी ऑफ वन पैकेट में कितने बलून्स आते हैं वो पता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी फ्रॉम मैनी, है ना, मतलब एक पैकेट का पता है, अब हमें 26 पैकेट्स का पता करना है. 26 इज़ मैनी, मोर देन वन इज़ मैनी. एक से ज़्यादा कोई भी नंबर होता है, क्वांटिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनी. तो वी नो द क्वांटिटी फॉर वन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी फॉर मैनी. दिस मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम वन टू मैनी, है ना. एक का पता है, अब मैनी का पता करना है. तो जब भी हम एक से मैनी जाते हैं, वन टू मैनी जाते हैं, दैट टाइम वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. ये एक बेसिक रूल है, कब कब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन करना है, ये रूल आपने याद रखना है. वेन एवर वी गो फ्रॉम वन
too many, that time we have to perform the multiplication. Okay, so because this is the word problem, we will write down the data given first. Number of balloons in one packet is equal to how much, कितने हैं एक पैकेट के अंदर balloons, 144. तो लिखो 144. now how many packets are there, balloons के कितने पैकेट्स हैं वहाँ पे, 26. तो लिखो यहाँ पे number of packets to be filled with balloons is equal to 26. and third, what we have to find over here, हमें क्या find out करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ बलून्स इन 26 पैकेट्स. हमें पता करना है कि अगर हमारे पास 26 पैकेट्स आते हैं बलून्स के, तो ऐसे 26 पैकेट्स में कितने बलून्स आएंगे. दैट इज़ वाई नंबर ऑफ बलून्स इन 26 पैकेट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो द नंबर ऑफ बलून्स इन वन पैकेट एंड वी नो द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑल्सो. तो हम क्या करेंगे, मतलब एक पैकेट में 144, फिर दूसरे पैकेट में भी 144, तीसरे पैकेट में भी 144, ऐसे ऐसे करते 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 144 कितनी बार आ रहा है, 26 बार आ रहा है. तो 26 टाइम्स अगर हम 144 को ऐड करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना. जैसे हमने शुरुआत में ही सीखा था, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन. तो हम ऐड नहीं करते बैठेंगे 144 को 26 टाइम्स, हम सीधा 144 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर वी नो द क्वांटिटी ऑफ बलून्स इन वन पैकेट एंड वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ बलून इन 26 पैकेट्स. मतलब एक पैकेट में कितने बलून है पता है, अब 26 पैकेट्स में कितने बलून आएंगे वो पता करना है. तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. Number of balloons in 26 packets is equal to number of balloons in one packet multiplied by number of packets. तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो नंबर ऑफ बलून्स इन वन पैकेट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ पैकेट से. सो वी नो द नंबर ऑफ बलून्स इन वन पैकेट, इट इज़ इक्वल टू 144. सो 144 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पैकेट्स. सो हाउ मेनी पैकेट्स आर देयर, 26 ना. सो 144 मल्टीप्लाइड बाय 26. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो कॉलम मेथड यूज़ करके. 144 आएगा मल्टीप्लिकेंट, ऊपर लिखो उसको मल्टीप्लिकेशन साइन दो और 26 से मल्टीप्लाई करो. अभी आप सबको मल्टीप्लिकेशन करना आता ही होगा. हियर वी हैव द 2 डिजिट मल्टीप्लायर. यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो 2 डिजिट नंबर है. तो उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको 2 डिजिट मल्टीप्लायर का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. सो वी गॉट द आंसर दैट इज़ इक्वल टू 3744. तो ये जो 3744 है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ बलून्स इन 26 पैकेट्स इज इक्वल टू 3744. तो यहाँ पे देयरफॉर लिखो. ओके, therefore number of balloons in 26 packets is equal to 3744. 144 और 26 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आया है जो है 3744, वो क्या है, वो एक्चुअल में है नंबर ऑफ बलून्स इन 26 पैकेट्स. ओके, अब ये आंसर हो गया हमारा. नाउ वी हैव टू राइट द आंसर इन वर्ड्स एज वेल. सेंटेंसेस में भी लिखना है, इसीलिए हम फाइनली लिखेंगे 26 पैकेट्स विल कंटेन 3744 बलून्स. तो ऐसे 26 पैकेट्स में कितने बलून्स आएंगे, एक पैकेट के अंदर 144 है तो 26 पैकेट्स में 3744 बलून्स आएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Read the question carefully. A man buys 28 liters of milk every day. How many liters of milk will he buy in 329 days? तो एक आदमी है जो हर दिन 28 लीटर मिल्क खरीदता है, दूध खरीदता है 28 लीटर का. ओके, हर दिन, एवरी डे मतलब हर दिन. तो मतलब एक दिन में वो कितना मिल्क खरीदता है, हर दिन अगर वो 28 लीटर खरीदता है मतलब एक दिन में वो 28 लीटर मिल्क खरीदता है ना.
हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल ही बाय इन 329 डेज। तो अब वो एक दिन में अगर 28 लीटर दूध खरीदता है तो हमें पता करना है कि ऐसे 329 डेज मिला के वो कितना दूध खरीदेगा, वो कितना मिल्क खरीदेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन क्यों करें? बिकॉज वी नो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन अ वन डे। एक दिन में कितना मिल्क वो आदमी खरीद रहा है वो हमें पता है। अब हमें एक दिन का पता है, अब ऐसे 329 डेज मिला के वो कितना मिल्क खरीदेगा वो हमें पता करना है। एक दिन का पता है, 329 डेज का पता करना है। मतलब यहाँ पे हम 1 to many जा रहे हैं। यस और नो? यस, है ना। वी नो द quantity of milk bought in a one day and we have to find the quantity of milk bought in 329 days. So here we are moving from one to many, that is why again here we have to do the multiplication. एक दिन में 28 मतलब पहले दिन 28 लीटर्स खरीदेगा, दूसरे दिन भी 28 सेम अमाउंट ऑफ मिल्क ही विल बाय, तीसरे दिन भी 28, चौथे दिन भी 28, ऐसे 329th डे आएगा तब भी वो 28 लीटर मिल्क खरीदेगा। बट ऐसे 329 डेज को मिला के उसके पास कितना दूध हो गया है खरीद के, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 28 + 28 + 28, ऐसे कितने बार ऐड करना पड़ेगा? 329। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 1 to many है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। सो डाटा गिवन वर्ड्स में लिखो पहले। मिल्क बॉट एवरी डे इज इक्वल टू 28 लीटर्स, है ना। उसने हर दिन कितना मिल्क खरीदा है? 28 लीटर। मतलब यही क्या हो गया? 28 लीटर क्या है? एक दिन में खरीदा हुआ मिल्क का क्वांटिटी। मिल्क बॉट एवरी डे या द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन अ डे भी लिख सकते हो आप इसको। तो एवरी डे का मतलब सिंगल डे ही हो गया। एक दिन में उसने कितना मिल्क खरीदा है? 28 लीटर्स। ओके। Second, number of days is equal to, he is buying milk for how many days? He is buying milk for 329 days. So number of days is equal to 329 days. Now third, here what we have to find? Quantity of milk bought in 329 days. तो हमें अब पता करना है कि 329 डेज का मिला के उसने टोटल कितना मिल्क खरीदा है। ओके, सो क्वेश्चन मार्क। नाउ वी नो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन वन डे, है ना, एक दिन का पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन 329 डेज। तो 1 to many मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो लिखो यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन 329 डेज इज इक्वल टू मिल्क बॉट एवरी डे। हर दिन वो कितना मिल्क खरीद रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से। सो हर दिन वो कितना मिल्क खरीद रहा है? मिल्क बॉट एवरी डे इज इक्वल टू 28 लीटर्स, है ना। 28 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने? 329। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट इन 329 डेज। सो 329 को हम मल्टीप्लिकेंट लेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे 329, मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे और नीचे मल्टीप्लायर लिखेंगे 28। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगेन हियर वी हैव द मल्टीप्लायर विच इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो आपको 2 डिजिट मल्टीप्लायर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आता ही है, तो मल्टीप्लाई करो। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we got the answer which is equal to 9212। तो ये जो 9212 क्या है? It is quantity of milk bought in 329 days। इसीलिए यहाँ पे therefore लिखेंगे, therefore quantity of milk bought in 329 days is equal to how much? 9212 लीटर। लीटर का साइन कैपिटल L ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है लीटर का यूनिट फॉर द सिंबल है लीटर का। लीटर इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। कोई भी लिक्विड मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं? लीटर्स यूज़ करते हैं। तो लीटर को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एल, कैपिटल एल लिख सकते हो, या आप यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड लीटर भी लिख सकते हो। मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने कैपिटल एल लिखा है, तो इट डिनोट्स लीटर्स ओनली।
तो अब हमें फाइनल आंसर वर्ड्स में भी लिखना है। अ मैन विल बाय 9,212 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 329 डेज। तो उस आदमी ने टोटल 329 डेज में कितना मिल्क खरीदा है? 9,212 लीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। There are 24 trees in a row. How many trees will be there in 89 rows? So एक रो में 24 ट्रीज़ है। अभी हमें पता करना है अगर ऐसे 89 रोज़ है तो उनमें कितने ट्रीज़ आएंगे। मतलब सपोज ये एक रो है जिसके अंदर कितने ट्रीज़ आते हैं? 24। फिर ऐसी कितनी रोज़ है? ऐसी 89 रोज़ है। ठीक है, तो हर एक रो के अंदर कितने ट्रीज़ है? 24। फर्स्ट वाली रो में भी 24, सेकेंड वाली रो में भी 24, थर्ड वाली रो में भी 24 ट्रीज़। तो ऐसे कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा 24 नंबर? 89 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 24 89 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 को 89 से। वी नो द नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन 89 रोज। हमें एक रो में कितने ट्रीज आ रहे हैं वो पता है ना? एक रो के अंदर कितने ट्रीज है? 24। अब हमें कितने रोज में पता करना है? 24 है एक रो के अंदर। अब हमें कितने रोज के अंदर पता करना है? 89 रोज के अंदर कितने ट्रीज है वो पता करना है। तो 1 का पता है, मैनी का फाइंड आउट करना है। वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to many. Whenever we go from 1 to many, we do the multiplication. So पहले जो डाटा दिया है उसको वर्ड्स में लिखो। नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 24। एक रो के अंदर कितने ट्रीज है? ऐसी एक रो लगाई पेड़ों की तो उसमें कितने ट्रीज है? 24। सेकेंड, और ऐसे कितनी रोज है? ऐसे कितनी क्या बोलते हैं लाइन्स है जिसमें हमने ट्रीज लगाए हैं? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 89। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 89 रोज। तो ऐसी 89 रोज मिला के कितने ट्रीज लगेंगे या कितने ट्रीज है वहाँ पे मौजूद वो फाइंड आउट करना है। इसीलिए यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। Total number of trees in 89 rows is equal to 24 multiplied by 89. 24 multiplied by 89. 24 क्या है? Number of trees in one row which we have to multiply by the number of rows, है ना? Number of trees in one row multiply by number of rows. एक रो के अंदर कितने ट्रीज है? 24। और ऐसे कितने रोज के अंदर पता करना है? ऐसे 89 रोज का पता करना है। इसीलिए 24 को मल्टीप्लाई करो 89 से। कॉलम मेथड यूज़ करो, 89 ऊपर लिखो मल्टीप्लिकेंट के जगह पे, मल्टीप्लिकेशन साइन दो, 24 नीचे लिखो मल्टीप्लायर के जगह पे और मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करो। और ये भी फिर से 2 डिजिट मल्टीप्लायर का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we have got the answer which is equal to 2136. So how many trees will be there in 89 rows? It is equal to 2136. So answer भी words में ही लिखेंगे हम। So 2136 trees will be there in 89 रोज। तो 89 रोज में कितने ट्रीज लगेंगे? 2136। सो 2136 ट्रीज विल बी देयर इन 89 रोज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज 725. On Monday, Amit sold 9 tables. How much amount did he receive on that day? तो एक शॉपकीपर है, उसका नाम है अमित। ओके, वो क्या बेचता है? टेबल्स बेचता है। सो उसके एक टेबल की प्राइस कितनी है? एक टेबल की प्राइस है 725 रुपीज़।
नाउ ऑन मंडे अमित सोल्ड 9 टेबल्स। ओके, सो मंडे वाले दिन जो अमित है उसने 9 टेबल्स सोल्ड करे हैं, मतलब बेचे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच अमाउंट डिड ही रिसीव ऑन दैट डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें पता करना है अगर अमित ने मंडे को 9 टेबल्स बेचे हैं तो उसको मंडे को कितने पैसे मिले वो टेबल्स बेच के, ये फाइंड आउट करना है। मतलब हमें पता करना है कि ऑन मंडे हाउ मच मनी डिड ही गेट आफ्टर सेलिंग दी 9 टेबल्स। ओके, 9 टेबल्स बेचने के बाद अमित को कितने पैसे मिले मंडे वाले दिन, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक टेबल की प्राइस पता है, अब हमें 9 टेबल्स को बेचने के बाद कितने पैसे मिलेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 टेबल्स की प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे वी नो द प्राइस ऑफ 1 टेबल एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स, है ना। एक की प्राइस पता है, अब मैनी की प्राइस फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to मैनी। जब 1 से मैनी जाते हैं तब क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सो पहले डाटा गिवन लिखो वर्ड्स में। प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू ₹725। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितने टेबल्स बेचे हैं? दैट इज इक्वल टू 9। And third, what we have to find over here? The amount Amit received on Monday. The amount Amit received on Monday मतलब उसको मंडे को कितने पैसे मिले हैं टेबल्स बेचने के बाद। अमाउंट मतलब पैसे या मनी जो उसको मिले हैं मंडे को अपने शॉप में जब उसने वो टेबल्स बेचे। So the amount Amit received on Monday is equal to question mark. So start solving. The amount Amit received on Monday is equal to the price of 9 tables. जो मंडे को अमित को पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे? मंडे को जो अमित ने पैसे कलेक्ट करे अपने शॉप में वो कितने होंगे? वो होंगे इक्वल टू द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स। जो 9 टेबल्स की प्राइस होगी उतने ही पैसे उसको मंडे वाले दिन मिलने वाले हैं, है ना। क्योंकि उसने मंडे को 9 टेबल्स बेचे तो उसको मंडे को 9 टेबल्स की जितनी कॉस्ट है, जितनी प्राइस है, उतने पैसे उसको मिलने वाले हैं। तो पहले हमने फाइंड आउट करनी है द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स। द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 टेबल मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टेबल्स सोल्ड ऑन मंडे। तो हमें 9 टेबल्स की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो हमें 9 टेबल्स की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें 1 टेबल की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ टेबल्स से। तो नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं? 9 है। तो प्राइस ऑफ 1 टेबल यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 9। ओके, सो प्राइस ऑफ 1 टेबल इज हाउ मच? 725 मल्टीप्लाई बाय 9। 725 को लिखो मल्टीप्लिकेंट की जगह, मल्टीप्लिकेशन साइन दो और फिर मल्टीप्लायर 9 लिखो। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो आपको वो सिंगल डिजिट नंबर मल्टीप्लायर का भी मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करो और जो आंसर आता है वो क्या है? इट्स इक्वल टू 6525। तो ये 6525 क्या है? इट इज़ नथिंग बट द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स। तो यहाँ पे लिखो द प्राइस ऑफ 9 टेबल्स इज इक्वल टू ₹6525। और फाइनली आंसर को वर्ड्स में भी लिखेंगे। द अमाउंट अमित रिसीव्ड ऑन मंडे इज ₹6525। तो अमित को मंडे को कितनी प्राइस मिली है या कितने पैसे मिले हैं? तो मंडे को अमित को इतने पैसे मिले हैं, ऐसे वर्ड्स में लिखना है। The amount Amit received on Monday is ₹6525. So in this way we have finished with the exercise 4.9 and this is all, and we have finished with the chapter number 4 multiplication, and from next class onwards we will start with the new chapter, that is chapter number 5 division. Okay, till then thank you, have a great day.